नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स समाधान में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र कितना बल लगाता है और इसके इफेक्ट क्या होते हैं। आज हम देखना चाह रहे हैं कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र जो होता है वैसे तो दिखाई नहीं देता, लेकिन माइकल फैराडे ने अपने कॉन्सेप्ट द्वारा दिया, जिसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र दिखता कैसा है या कैसे दिख सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए, कोई भी वैद्युत क्षेत्र जो होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। सपोज करिए हमारे पास ये कोई आवेश है और ये आवेश अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न करता है। अगर ये वैद्युत क्षेत्र दिखाई दे तो कैसा दिखाई देगा, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वैद्युत बल रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। देखिए, जैसे ये आपके पास में कोई प्लस क्यू आवेश है, ये आपके पास में कोई प्लस क्यू आवेश है, और हम देखें कि यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख करके देखें कि इस टेस्ट चार्ज पर किधर को बल लगेगा, तो हम देखते हैं कि इस टेस्ट चार्ज पर इधर को बल लगेगा। ठीक, अगर हम टेस्ट चार्ज को थोड़ा और ऊपर रखें तब भी बल इधर को ही लगेगा। यानी आप टेस्ट चार्ज को इधर को ही रख दें तो बल जो लगेगा वो इसी दिशा में ऊपर की ओर को बल लगेगा। तो हम यहां पर एक पूरी लाइन खींच देते हैं और हम बताते हैं कि अगर टेस्ट चार्ज को यहां रखा जाए तो टेस्ट चार्ज पर यानी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल इस दिशा में आगे बढ़ जाएगा और उसकी दिशा ऊपर की ओर होगी। इसी प्रकार अगर टेस्ट चार्ज को यहां रखें तो बल इस लाइन पर आगे तक लगेगा। इसी प्रकार यहां रखें तो इस तरह लगेगा और यहां रखें तो इस तरीके से लगेगा। इस तरीके से हमने हर पॉइंट पर किधर को बल लगेगा इसके देखने के लिए हमने ये रेखाएं इस प्रकार आती है। तो अगर हम टेस्ट चार्ज को रखें तो टेस्ट चार्ज जो होता है वो इधर को गति करेगा, आप ये कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इधर की ओर को बल लगेगा। और कहां तक लगेगा, ये अनंत तक हम कह सकते हैं कि अगर हम अनंत पर भी टेस्ट चार्ज को रखेंगे, अगर अनंत दूरी पर भी टेस्ट चार्ज रखा जाएगा तो लगने वाला बल अनंत पर इतना ही होगा। तो इस प्रकार जो हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो प्लस से निकलती हैं और लास्ट तक चली जाती है, अनंत तक चली जाती है। तो वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से निकलती हैं। तो इस लगने वाले बल को हमने लगने वाले बल को जो वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है, इसे हमने कुल बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया। लेकिन अगर इसी तरह लगने वाला बल, अगर ये बल ऋणावेश चार्ज पर लगे, देखिए इसे हम रफ कर देते हैं। अगर इसकी जगह हम ऋणावेश चार्ज ले लें, यानी अगर ऋण चार्ज है और अब लगने वाला बल इस पर चेक करें। सपोज करिए आपने टेस्ट चार्ज यहां रखा, जो टेस्ट चार्ज है आपका, तो बल किधर को लगेगा, इसकी ओर को लगेगा। इधर रखें तो इधर को बल लगेगा, इधर रखें तो इधर को लगेगा और इधर रखें तो इधर को। इस प्रकार आप सारी रेखाएं खींच सकते हैं। यानी अगर हम यहां से कोई आवेश रख दें, कोई प्लस का चार्ज रख दें, तो ये माइनस चार्ज की ओर गति करेगा। तो हम कह भी सकते हैं, इसकी एक परिभाषा ये भी आती है कि स्वतंत्र धनावेश, यानी कोई ऐसा धनावेश जिस पर कोई अन्य बल कार्य ना कर रहा हो, स्वतंत्र धनावेश वैद्युत क्षेत्र के भीतर जिस दिशा में चलता है, जिस दिशा में वो गति करता है, उस रेखा को हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो इसकी एक परिभाषा हम ये भी लिख सकते हैं, अथवा एक परिभाषा इसकी ये भी हो सकती है कि वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने वाली जो रेखाएं होती हैं, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रत्येक बिंदु पर दिखाती हैं, क्योंकि आप ये पहले भी जानते हैं, पिछले हमने वीडियो में देखा था कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करने वाली जो लाइंस होती हैं उन्हें हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक, लिख सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींचे गए ऐसे निष्कोण वक्र हैं, यानी ये कोई कोण नहीं बनाते। ठीक, ऐसे निष्कोण वक्र हैं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लगातार प्रदर्शन करते हैं, यानी कोई भी बल रेखा बीच में से कटी हुई नहीं होती। ठीक, तो इस तरीके से हम इसकी परिभाषा को डिफाइन करते हैं। आते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुणों पर। जैसे धनावेश को ले लें तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से दूर की ओर जाती हैं,
तो हमें ये पता है जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, अगर हम टेक्स्ट चार्ज लेकर के चेक करें तो ये अनंत तक जो बल लगता है वो अनंत तक लगता है। तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और अनंत तक जा सकती हैं। इसी तरह जो ऋणावेश है, वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आती हैं और ऋणावेश तक आती हैं। यानी वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर खत्म हो जाती हैं। तो पहला हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी के लिए देखिए, अगर एक धनावेश और एक ऋणावेश एक दूसरे के पास रखे हैं, ये धनावेश रखा है और ये आपके पास ऋणावेश रखा हुआ है, और हम देखें वैद्युत बल रेखा क्या किस प्रकार व्यवहार करेंगे। देखिए, अगर वैद्युत बल रेखा खींचने का सबसे अच्छा तरीका है हम टेस्ट चार्ज लेकर खींचे। जैसे ये हमारे पास में टेस्ट चार्ज है, इस पर ये तो लगाएगा प्रतिकर्षण का बल और ये लगाएगा आकर्षण का बल, तो ये कुल मिलाकर ऐसे चलेगा। तो इस प्रकार जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज पर ये भी बल लगा रहा है और परीक्षणावेश पर ये भी बल लगा रहा है, ये आकर्षण का लगा रहा है, ये प्रतिकर्षण का। तो अगर हम कोई टेस्ट चार्ज छोड़ दें तो टेस्ट चार्ज कुल मिलाकर के ऐसे गति करेगा और आकर के ऐसे मिल जाएगा। यानी वैद्युत बल रेखाएं अगर धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे के पास रखे हैं तो धनावेश से जाएंगी और ऋणावेश पर खत्म हो जाएंगी। यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक, तो एक तरीका तो हमारे पास ये आता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चार्ज प्लस के या दोनों चार्ज माइनस के हों, यानी जब इस स्थिति में दोनों चार्ज समान होंगे, यानी आवेश अगर समान है तो फिर कैसा डायग्राम बनेगा देखते हैं। देखिए, अगर आवेश समान है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, सपोज करिए इससे हमारे पास में 4 बल रेखाएं निकलती हैं। पहली बल रेखा इससे निकली, इस तरीके से बल रेखा निकली, तो ये बल रेखा ऐसे चली जाएगी। क्यों चली जाएगी ऐसे? ये इसे प्रतिकर्षित कर रहा है और ये भी इसे प्रतिकर्षित कर रहा है, तो अब आवेश ऐसे जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ हम टेस्ट चार्ज है तो ये तो प्रतिकर्षण बल इधर को लगाएगा और ये इधर को लगाएगा, तो इनका जो टोटल बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो इस तरीके से इसकी जो बल रेखाएं आएंगी वो इस तरीके से इसकी बल रेखाएं आएंगी, यानी आगे को टेस्ट चार्ज नहीं बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर इस पर देखें, यहाँ टेस्ट चार्ज को रखें तो धनावेश पर प्रतिकर्षण, ये तो इस टेस्ट चार्ज को ऊपर को धकेल लेगा और ये इधर को, तो ये बल रेखा ऐसे चली जाएगी। तो इनकी बल रेखाएं इस तरीके से आती है। अगर समान आवेश है तो ये बल रेखा इस तरह से बनाते हैं, इधर भी बल रेखा होंगी। ठीक, तो इस तरीके से समान आवेशों की बल रेखाएं आती हैं। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं रिप्रेजेंट क्या कर रही हैं। असल में वैद्युत बल रेखाएं हम खींच क्यों रहे हैं? देखिए, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो वैद्युत क्षेत्र की एक एक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर देती हैं। जैसा आप यहां देखें कि सपोज करिए हमारे पास में कोई चार्ज है, जैसे ये चार्ज है, ये धनावेश है। अगर वैद्युत बल रेखाएं देखिए, वैद्युत बल रेखाएं पास पास हैं, जैसे यहां पर आप देख पाएंगे इस एरिया में वैद्युत बल रेखाएं पास पास हैं, तो हम कहेंगे इस जगह पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल है। और ऐसा होता भी है, जैसे जैसे दूरी घटती चली जाती है आवेश के साथ, वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता चला जाता है। और इस बिंदु पर अगर हम देखें, इस एरिया में देखें, तो वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर है, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र दुर्बल है। ऐसे ही आप यहां देखेंगे इस एरिया में वैद्युत क्षेत्र प्रबल है क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं पास पास हैं, और इस एरिया में वैद्युत क्षेत्र जो है वो कमजोर है क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर है। अगर किसी तरीके से वैद्युत बल रेखाएं समान हो, यानी एक समान सामने से सीधी है, जैसे कि सपोज करिए ये हमारे पास कोई तार है जो एक समान रूप से आवेशित है और इससे बल रेखाएं निकलेंगी, तो इससे बल रेखाएं इस तरह से निकलेंगी, इससे निकलने वाली बल रेखाएं ऐसे होंगी, यानी एक दूसरे के समांतर भी है और इनकी दूरियां भी बिल्कुल बराबर बराबर, इनके दूरियां समदूरस्थ भी हैं ये। तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र एक समान है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी समान है और वैद्युत क्षेत्र का परिमाण भी समान है। अब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। देखिए, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। देखिए, वैद्युत बल रेखाएं जैसे सपोज करिए यहां से प्लस से माइनस पर 3 बल रेखाएं जा रही हैं, एक ये गई, एक ये गई और एक ये गई। हमने किसी पॉइंट पर सपोज करिए, हमें किसी भी पॉइंट पर, पॉइंट ए पर हम 3 एक पॉइंट बना लेते हैं, बी, पॉइंट सी। हमें इन 3 पॉइंटों पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है। करना क्या है, जिस पॉइंट पर भी आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है उस पॉइंट पर आप स्पर्शी खींच दें।
तो देखिए ये खींच दी स्पर्शी, तो जो ई वेक्टर की दिशा आ गई यहां खींच देंगे, तो जो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई यहां खींच देंगे, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई। तो जिस बिंदु पर भी आप स्पर्शी खींच देते हैं वहां वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है ये। ठीक, जहां पर भी आप स्पर्शी खींचेंगे, किसी भी पॉइंट पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अगर कहीं पर ऐसा होता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो ऐसा होना संभव है, क्योंकि अगर कहीं वैद्युत बल रेखाएं, सपोज करिए ये दो बल रेखाएं हैं और इन्होंने एक दूसरे को सपोज करिए किसी बिंदु पर काट दिया, तो इस बिंदु पर अगर काटा है तो इसका मतलब ये है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर भी है और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर भी है, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं दो अलग अलग दिशाओं में नहीं हो सकती, ऐसा असंभव है। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। इसका मतलब वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। एक प्रॉपर्टी हम इसकी जानेंगे कि किसी भी एक आवेश से, कोई भी एक आवेश है तो उससे कितनी बल रेखाएं निकलेंगी। तो देखिए जैसे Q आवेश है और हम इससे जान रहे हैं कि इससे कितनी बल रेखाएं निकलेंगी, इस पर कितनी बल रेखाएं आएंगी, उनकी संख्या क्या होगी। तो वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, अगर आप इसे एप्सिलॉन 0 से भाग करते हैं तो किसी भी Q आवेश से निकलने वाली या आवेश पर आने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास में एक खोखला गोला है और इस गोले से मैं तीन बल रेखाएं पास कर देता हूं। पहली बल रेखा जिसका नाम है ए, दूसरी बल रेखा जिसका नाम है बी, तीसरी बल रेखा जिसका नाम है सी और चौथी बल रेखा जिसका नाम है डी। और हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी बल रेखा सही है और कौन सी बल रेखा गलत है। देखिए बल रेखा ए पर डिस्कशन करें कि बल रेखा ए जो है वो सही है या गलत है। तो हम देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती हैं, पृष्ठ के कभी भी किसी डिग्री का कोण नहीं बनाती। देखिए जैसे ये पृष्ठ है तो इससे ऐसे बाहर निकलेंगी, ऐसे नहीं निकलेंगी बाहर इससे। ठीक, देखेंगे जब पृष्ठ के लंबवत, देखिए ये पृष्ठ के लंबवत नहीं है, पृष्ठ के लंबवत तो यहां आया पृष्ठ का लंब, तो ये बल रेखा गलत है, क्योंकि बल रेखा ए जो है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर नहीं निकल रही या पृष्ठ के लंबवत प्रवेश नहीं करती। इसका मतलब बल रेखा ए गलत है। खोखले चालक के भीतर से कभी भी बल रेखा पास नहीं होती, क्योंकि उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इस कारण से बल रेखा बी और बल रेखा सी भी गलत है। बल रेखा डी पर बात करें, देखिए बल रेखा पृष्ठ डी के लंबवत बाहर निकल रही है और भीतर भी नहीं है, यानी भीतर बल रेखा नहीं है वैद्युत। इसका मतलब बल रेखा डी जो है वो सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें आप देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक, अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।